3 अगस्त सन 1993 को आरिफ के यहाँ पहले बेटे की पैदाइश हुई। वालिद ने जश्न के तौर पर अहले इलाका के तमाम गरीबों यतीमों की दावत का एहतमाम किया और सबको पुरतकल्लुफ़ खाना खिलाया। बच्चे ने जिस घर में आंख खोली थी वहाँ साया था, ख़ानदानी दुश्मनियों का साया। बच्चा अपनी मर्जी से गली में खेल नहीं सकता था क्योंकि उसके घर के बाहर खेल खेला जाता था, मगर सिर्फ मौत का खेल। उनकी आंखों में बड़े ख्वाब थे, उनको शानदार गाड़ियां रखने का शौक था, ट्रैवलिंग का शौकीन आदमी था। हॉस्पिटल पहुंचा तो रास्ते में मुझे कॉल आ गई एक दोस्त की। उसने कहा जी बलाज भाई दुनिया से जा चुके हैं। अमीर बलाज पर कातिलाना हमला हुआ है। फायरिंग से अमीर बलाज जहां बाग। अमीर बलाज आया तो उस वक्त सुनने में यही आया कि उसने किसी किस्म का कब्जा नहीं किया था, लेकिन रुकावट जरूर बनता था। आरिफ ने अपने बेटे को गोद में उठाया और मोहब्बत भरी निगाह से देखा और सोचा कि मेरा बेटा एक बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। वो एक बड़ा कारोबारी तो बना, मगर साथ ही उसे उठाना पड़ी बंदूक। वो अपने परदादा, दादा और बाप के कातिलों को मुआफ करके एक आज़ाद और पुरफिजा माहौल में ज़िंदगी गुजारना चाहता था। वो दुश्मनियाँ ख़त्म करना चाहता था, मगर अफसोस वो ऐसा ना कर सका। बलाजर हमें हो ये देते हो ये। मैं गुजारिश करूंगा कि ये 90 की दहाई का दौर है। उससे पहले पाकिस्तान बनने से पहले बिला ट्रकों का जो बाप था और दादा था, ये सब गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम करते थे जब बरसगीर था पाकिस्तान बनाने में। तो वही कारोबार लेके ये पाकिस्तान बैठे और पाकिस्तान से फिर उन्होंने वही कारोबार रन किया। तो 1994 में इनका तूती बोल रहा था। अब जब आपके पास पैसा आ जाता है तो फिर आप चाहते हैं कि मेरा डेरेदारी है, तो डेरेदारी के साथ फिर बदमाशी का कल्चर भी परवान चढ़ता है। जो बिला ट्रक्का वाला था उसने इस पुलिस अफसरान के साथ ताल्लुकात में अपने पैसे के बलबूते पर और बदमाशी के अंदर कदम रखना शुरू कर दिया। अब जो शूटर या कह सकते हैं लोफर और लेफंगे किस्म के लोग थे वो वहाँ पे आके बैठना शुरू हो गए। तो इसके दादा को शौक था पहलवानी का, जो वो शौक भी ट्रांसफ़र हो गया बिला ट्रक्का वाले को। तो इसने अपने अंदर, इसके रिश्तेदार थे भाई पहलवान वगैरह, तो उन्होंने अखाड़े बनवाए हुए, तो वहाँ पे ये कुश्तियाँ वगैरह कराते थे। तो इनका एक मुलाजिम था बूढ़ा, उसके 2 बेटे थे शफीक और हनीफ, तो वो आके कुश्तियाँ करते थे वहाँ पे, और वो भी उनको ऐसे कंसिडर करता था जैसे मुलाजिम हो, और बाद में उनको फिर गनमैन भी बना दिया। उसके साथ जो तीफी भट्ट वगैरह थे ये और फैमिली थी। अब भट्ट ये समझते थे कि अंदरून का इलाका हमारा है, ये खुद नीला गुंबद में इसकी टायरों की दुकान थी। तो इन्होंने देखा कि शालमी जो है वो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट बनती जा रही है, पूरे पाकिस्तान का होल सेल का काम जो है वो यहाँ से होता है। तो इस प्रॉपर्टी की अहमियत क्या है, वैल्यू क्या है, तो इन्होंने कब्जे करने शुरू कर दिए। तो बिल्ला जो था वो पैसे के बलबूते और अपने असल की बुनियाद पर उसने कहा कि जी ये काम मैं नहीं, जहाँ ये जाते वो रोक देता, जहाँ वो जाते ये रोक देता। अब उसमें होता ये है कि जो हनीफा बाबा और शफीक हैं ये एक किस्म के गनमैन बन जाते हैं उसके बिला ट्रक्का वाले। 1997 में बिल्ला का जो बेटा था टीपू, वो एक लड़की को ज़बरदस्ती उठा के लाता है और उसका रेप करता है। वो लड़की का जो भाई था वो और शफीक जो इनका गनमैन था वो आपस में बेस्ट फ्रेंड थे। वहाँ से एक मुखालफत शुरू होती है, और मुखालफत में एक DSP होते थे उस वक्त पुलिस में, वो अक्सर उनका उस डेरे पे आना जाना। तो बिला ट्रक्का वाला ने कहा कि इनके ज़रा दिमाग ख़राब हुआ है, इन दोनों भाइयों को अंदर कर। वो अंदर चले जाते हैं। इस दौरान उनका बाप मर जाता है, शफीक और हनीफ का, जो मुलाजिम रहा था। वो ये कहते हैं शफीक और हनीफ जेल में बैठे हुए कि ये हमारे बाप को बिला ट्रक्का वाले ने मरवाया। वहाँ से तीफी उनके साथ रवाबत बढ़ाना शुरू करता है, कोशिश करता है कि वो रिहा हो जाए। उसकी कोशिशों से ये दोनों रिहा हो जाते हैं। तो तीफी जो इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ सोर्सेज से हमारे पास आई, पुलिस अफसरान से हमारी बात हुई कि ये पुरानी दुश्मनी क्यों चली आ रही है, तो उस वक्त हर कब्जे को रोकने के लिए बिल्ला सामने आ जाता है, फायरिंग करवाता है, बंदे मरवा देता है। तो तीफी ने कहा कि इसको मारना चाहिए। अब वो
शफीक और हनीफ को ये कहते हैं कि तुम्हारी दोस्त की बहन के साथ इसने रेप किया और चंद दिन जेल में रहा और गवाही झूठी पड़ गई, किया तो इसने है, तो इसको मारेंगे तो हम आपको बहुत आगे ले जाएंगे। वो डेरे पे बैठा होता है शफीक और हनीफ, वहाँ जाकर उसको मार देते हैं। वहाँ से एक बाकायदा दुश्मनी का आगाज़ हो जाता है कि पता ये चल जाता है ना कि ये तीफी ने करवाया है और शफीक और हनीफ उनके साथ मिलते हैं। ट्रक्का वाला के नाम से मशहूर होने वाले इस खानदान का गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम था। पूरे पाकिस्तान में इनके 600 से 700 ट्रक चलते थे और ये कारोबार इनका पाकिस्तान बनने से पहले का था और यही वजह थी कि इनको पूरे पाकिस्तान में ट्रक्का वाला के नाम से याद किया जाने लगा। इस खानदान को पहलवानी का बेहद शौक था। इनके अपने अखाड़े थे जहां ये कुश्तियां करवाया करते थे। खातीनों हजरात, हवाओं का रुख एकदम तब्दील हुआ और पूरे का पूरा नक्शा बदल गया। बिल्ला ट्रक्का वाला के बाद टीपू ट्रक्का वाला ने अपने बाप की गद्दी को संभाला। टीपू ट्रक्का वाला मैदान में आता है बाप की गद्दी संभाल कर। उस दौरान हनीफ और शफीक जो है ये टीफी के पास चले जाते हैं और ये एक तो उनके कहने पर बदमाशी करते हैं, एक अपने तौर पर करते हैं। जैसे हुमायूं गुजर, भोला सुनियारा, ये सब एक शूटर किस्म के किराए के कातल टाइप लोग होते हैं, तो ये मुख्तलिफ लोगों को तंग करना शुरू करते हैं अपने साथ के ऊपर। तो टीपू पुलिस अफसरान के साथ, जिसके पास पैसा है वो पुलिस अफसरान जो हमारी पुलिस करता है, तो वो ताल्लुकात तो बन जाते हैं। तो इधर इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनता जा रहा है, उधर टीपू के असर रसूख करता जा रहा है। तो ये दोनों पकड़े जाते हैं, फिर इनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। इनकी पुलिस फोर्स एक पॉलिसी बनाती है कि जिस बंदे ने डकैती के दौरान फायरिंग की या रेप किया उसको इनकाउंटर में मार दिया गया, क्योंकि अदालतों से ये लोग छूट जाते हैं, क्योंकि हमारा प्रोसिक्यूशन सिस्टम जो है वो बेहतर नहीं है। तो वो पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं। तो तीफी की तरफ से एक मैसेज आता है टीपू को कि अब संभल के कदम रखना। वो ये चाहता है कि यार मुझे पैसा बहुत ज़्यादा है। उस वक्त भी इनके 1300-1400 के ट्रक चलते थे, गोश्त ट्रांसपोर्ट का बड़ा वसी कारोबार था। तो वो टीपू अपने बच्चों समेत शिफ्ट हो जाता है दुबई। वहाँ पे कुछ अर्सा रहने के बाद अपने बच्चों को सेटल करता है, बच्चे पढ़ना शुरू हो जाते हैं दुबई में। तो टीपू वापस आ जाता है। जो बिल्ला ट्रक्का वाला कत्ल होता है उसमें तीफी को नामजद नहीं किया जाता, लेकिन शुबा यही था कि ये तीफी वगैरह ने करवाया। तो टीपू आके अपने मामला चलाने शुरू कर देता है। टीपू 2005 की बात है कि वो अपने बाप की पेशी पे जा रहा होता है, तो वहाँ पे एक अटैक होता है। उस अटैक में टीपू खुद तो बच जाता है, लेकिन उसके 5 गनमैन मारे जाते हैं और उसका मुकदमा तीफी बाट के खिलाफ कर देता है कि ये उसने करवाया। अब टीपू जो है उसको फैमिली वाले ये प्रेशराइज करते हैं कि आप मुल्क छोड़ दें। वो बाहर चला जाता है अपने बच्चों के साथ। अब जो मामलात थे वो लोग ही उसके आम जो उसके करिंदे थे वो देख रहे थे। तो फिर वो समझता कि अब मेरे बच्चे जवान होना शुरू हो गए, तो मैं जो है वापस पाकिस्तान हूँ। अमीर बलाज अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था और उसे फुटबॉल खेलने का बेहद शौक था, मगर इश्क था बॉडी बिल्डिंग से, जिसका वो बेशतर हिस्सा अपने ही बनाए हुए जिम में गुजारता था। अमीर बलाज ने अपनी इब्तदाई तालीम बीकन हाउस से हासिल की, मगर फिर उसे किसी मजबूरी के तहत पूरी फैमिली के साथ दुबई जाना पड़ा। अमीर बलाज की जिंदगी का रुख उस वक्त तब्दील हुआ जब उसे टीवी पर एक खबर सुनने को मिली। टीपू ट्रक्का वाले को लाहौर एयरपोर्ट पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। 2010 में वो वापस आया, वो एयरपोर्ट पे उतरता है और वहाँ पे एक किराए का कातिल उसको फायरिंग करके मार देता है और मौके पर पकड़ा भी जाता है। फौरन उसका नाम है वो ज़ाय उमर, कैद हो गई उसकी, वो अभी तक जेल में। तो जब टीपू मरता है पूरी इलाके में खलबली मच जाती है कि यार ये क्या हो गया, अब इसको कैसे चलाया जाएगा। तो उस वक्त उसका बेटा जो था वो 17 साल का था, अमीर बलाज, वो पाकिस्तान वापस आता है। दूसरा भाई उसका मुसब और तीसरा उससे छोटा, वो वहीं पे रह जाते हैं क्योंकि वो पढ़ रहे थे। ये पढ़ाई वगैरह अपनी छोड़ के तो ये आगे का ये आगे फिर बाप की विशेष संभाल ली। फिर वही सिलसिला चल पड़ता है, कब्जे रोकना, टीपी भी कर रहा है, वो उसको रोक रहे हैं। लेकिन जब ये अमीर बलाज आया तो उस वक्त सुनने में यही आया कि
उसने किसी किस्म का कब्जा नहीं किया था, लेकिन रुकावट से रोल बनता था पीपी पीपी था, उसका भाई गोगी था। तो इन लोगों ने भी आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर और सियासत के अंदर अपनी असर की। खातिनों हज़रात, अपने मुलाजमीन का ख्याल रखना, गरीबों की चुपके से मदद करना, कहीं कोई फौत हो जाए तो वहाँ पर खाना पहुँचाना इस ख़ानदान का मामूल था। खातिनों हज़रात, अमीर बलाज के छोटे भाई अमीर मौसम ने हमसे खुसूसी बातचीत की और हमें बताया कि भाई को कपड़े और परफ्यूम बेहद पसंद थे। अब जब आखिरी बार भाई उम्रे पर गए तो 25,000 दरहम का सिर्फ एक परफ्यूम खरीद कर लाए। इसके अलावा भाई को नई नई गाड़ियों का बहुत शौक़ था और अपनी वफ़ात से कुछ दिन पहले ही उन्होंने नई गाड़ी भी ख़रीदी। इसके अलावा भाई ने नया डेरा भी बनवाया, स्विमिंग पूल बनाया और इसके अलावा भाई दोस्तों से बड़ी मोहब्बत करते थे और अपने मुलाजमों से बड़ी मोहब्बत करते थे और उनको कहते थे कि यार किसी को कारोबार के लिए कोई पैसा चाहिए तो मुझे बताएं और मैं चाहता हूं कि मेरे मुलाजिम जो हैं वो तरक्की करें। कि बलाज की ज़िंदगी में जो बनना है बन जाओ। आप कल को मेरे जाने के बाद ये ना कहना कि हमारा बॉस ने हमें आगे निकलने का मौका नहीं दिया। मैं चाहता हूँ आपके पास भी गाड़ियाँ हों। जब आप मेरे अड्डे पे आओ तो लोग देखें कि बलाज के जो मुलाजमीन हैं, मुंशी हैं, ये गाड़ियों पे आते हैं। मैं ये मिसाल बनना चाहता हूँ। कोई करता है? मैंने अपनी लाइफ में ऐसा मालिक नहीं देखा जो अपने मुंशियों को कह रहा हो आप गाड़ियाँ लो। अमीर बालाज जी, मेरी मुलाकात तकरीबन 4 से 5 साल पहले हुई थी उनसे और एक हंसमुख, खुश मिजाज, खूबसूरत इंसान जिसे अच्छी ड्रेसिंग करने का भी शौक़ है और गपशप का भी शौक़ है, अच्छी उर्दू भी बोल लेता है, पंजाबी भी इस्तेमाल करता है। तो मैं इस सिलसिले में गया था इंटरव्यू करने और यही मुझे एक दोस्त हैं, उनको मैंने कहा कि मेरा इंटरव्यू करवा दें। तो जब हम गए तो जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि इस तरह जब आप जाएंगे तो हिफाजी इंतज़ामात हुए होंगे, वो एक सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर गए। उससे पहले कई जगहों पे हमारी चेकिंग हुई और जब आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए तो कई मुहाफ़िज़ आपको मुख्तलिफ़ तरह के नज़र आते हैं जो आपने फ़िल्मों में सोचा होता है कि जी जो इस तरह के लोग होते हैं उनके आसपास किस तरह के लोग होंगे। तो लोगों के हाथों में गन होती हैं, एक डिफरेंट फीलिंग होती है आपकी। लेकिन चूँकि सहाफ़त में हमें मुख्तलिफ़ इवेंट्स कवर करने का मौका मिलता है तो ऐसे वाक़यात हम देखते रहते हैं। तो मैं जब मिला, वो मुझे इससे पहले मेरी वीडियोज़ की वजह से जानते थे। बड़े अच्छी मुलाकात रही। इंटरव्यू तो उन्होंने नहीं दिया लेकिन वहाँ से हमारे एक ताल्लुक़ का आगाज़ हो गया और फिर मेरा उनके साथ वक्तन फ़क्तन रब्ता रहा और उनकी डेथ तक उनसे मेरा रब्ता रहा और बहुत से मौके पे मुझे फ़ोन भी वो कर लेते थे। जब कोई इन्फॉर्मेशन का कोई तबादला हो या कोई भी मामलात हो तो मेरा उनसे अक्सर टेलीफोनिक रब्ता रहता था। अमीर मौसम ने हमें यह भी बताया कि भाई बलाज ने 2018 में सियासत में कदम रखा और तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, मगर इमरान खान से कुछ सियासी इख्तलाफात होने की बुनियाद पर पार्टी से अलग हो गए और मुस्लिम लीग नून के साथ अपनी वफादारियां कायम की। बाकायदा वो सियासत करते थे। पहले वो थे नून लीग में और जब ये 2017 की बात है पीटीआई ज्वाइन की। जब इमरान खान साहब इनके डेरे पे यहाँ पे आए तो तकरीबन कोई 5-7 साल जो पीटीआई में रहे। तो रिसेंटली ये 9 मई के बाद वो उनका कुछ इख्तलाफ था कि ये सही नहीं हुआ तो उन्होंने फिर नून लीग ज्वाइन कर ली। अमीर बलाज से एहसन शाह की दोस्ती का आगाज़ सन 2012 में उस वक़्त हुआ जब अमीर बलाज अपने दादा और वालिद के केसेस के सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट जाया करते थे। वहाँ इनकी मुलाकातें हुई और वो मुलाकातें तवील होती गईं और वहीं से इनकी गहरी दोस्ती का आगाज़ हुआ। एहसन शाह के बारे में तो मैं आपको यही कहूँगा कि अपने ही गिलाते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। इस के बच्चे को मैंने एक से ज़्यादा दफ़ा बलाज भाई को, फिर भाई दादू हैं हमारे, उन्होंने भी कहा कि यार रिजवान मेरा उन्हें दमाद बन गया, तू उन्हें समझाया देखो बच। और मैंने इसको 1-2 दफ़ा कहा कि यार मुंडा जरा ना मैनू कोई अच्छा नहीं लग रहा, तो तेरी मेहरबानी एहतियात किया करो, हर वक्त लड़कियाँ, क्योंकि ये मासूम आदमी था, ये इतना होशियार चलाक नहीं था। ये बेचारा, मैं तो अंदर से जानता हूँ ना इसको, ये माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी इसको इज़्ज़त दी हुई थी, हर चीज़ दी हुई थी, भोला बादशाह था। इसको नहीं समझ आई। इसको मैंने 1-2 दफ़ा कहा था कि अपनी मंजी थले ना झाड़ू मार, बंदा मैं ठीक नहीं लग रहा, और 2-3 बंदों को और कहा था,
लेकिन इसने इधर से सुनी है, इधर से निकाल दी है। एहसन शाह के सवाल पर अमीर मौसम ने हमें बताया कि भाई के साथ एहसन शाह की दोस्ती हमें पसंद नहीं थी। वो गरीब था। भाई बलाज ने उसे घर दिया, पैसा दिया, गाड़ी दी, मगर अफसोस उसने हमारी ही पीठ पर छुरा घोंपा। एहसन शाह ने भाई के नाम पर कई गैर कानूनी काम भी किए जिसका अमीर भाई को पता तक न था। अमीर बलाज की जिंदगी के आखिरी दिन का आगाज कैसे हुआ? अमीर मौसम ने बताया कि भाई उस दिन 11 बजे उठे, नाश्ता किया, फिर हम दोनों को एक शादी की तकरीब में शिरकत करना थी। शादी से वापस आए तो भाई ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि यार तुम अपना ख्याल रखा करो, अपने साथ गार्ड रखा करो। मुझे इत्ला मिली है कि आज या कल मुझे या तुम्हें मारने की साजिश हो रही है। अमीर मौसम ने हमें मजीद बताया कि शाम में 3 शादियां थीं, तो तय ये हुआ कि 2 शादियों पर मैं यानी कि अमीर मौसम जाएंगे और 1 शादी पर अमीर बलाज जाएंगे। तो जब अमीर मौसम एक शादी की तकरीब से फारिग हुए और दूसरी शादी की तकरीब में जाने लगे तो अमीर बलाज के ड्राइवर का अचानक फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि बड़े साहब तो उस शादी पर पहुंच गए हैं, आप कहां पर हैं? तो अमीर मौसम ने कहा कि मैं हैरान हुआ कि उस शादी पर तो भाई को जाना नहीं था। और फिर मुझे बाद में इतला पहुंची कि एहसन शाह ने उस शादी पर जाने के लिए भाई को मजबूर किया और ये कहा कि वो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, आपको शादी पर जाना चाहिए। ये एक बज़ाहिर प्लानिंग थी जो एहसन शाह ने तीफी भट्ट के साथ मिलकर रचाई थी। अमीर मौसम ने बताया कि शादी की तकरीब में जब मैं पहुंचा तो भाई ने मुझे खुद से दूर कर दिया। खाना शादी का देर से खुला, खाना खाया, भाई स्टेज की जानिब गए। स्टेज पर अभी गए थे तो वहां पर एक शख्स ने अमीर बलाज भाई को कहा कि मैं आपके साथ एक तस्वीर बनाना चाहता हूं। तो भाई के आखिरी अल्फाज थे, आजा भाई जल्दी आजा, सेल्फी ले ले। तो अमीर मौसम ने कहा कि मुझे आखिरी आवाज गोलियों के चलने की आई और भाई जमीन पर गिर पड़े। अमीर बलाज पर कातिलाना हमला हुआ है। फायरिंग से अमीर बलाज जहां बाग। अमीर मौसम अपनी भाई की मौत का वाकया सुनाते हुए आप दीदा हो गए और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उस दिन मैं घर में था तो मैं मोहल्ले के दोस्त थे मेरे, उनके साथ बैठा हुआ था। तो जब ये कॉल आती है तो मेरा एक कज़न है मुदस्सर भट्ट साहब, मेरे ना लड़के के फ़ोन पे उनकी कॉल आती है। मेरे तो नंबर बंद थे, तो कहते थे, उसने मुझे फ़ोन दिया। मैंने कहने लगे कैसर भाई बात तो बड़ी अफसोसनाक है, लेकिन बलाज आपका भाइयों जैसा दोस्त है तो उसके ऊपर अटैक हो गया, हमला हो गया। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा यार मुझसे बात ही नहीं हुई। इसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया नीचे। फिर मैं उठ खड़ा हुआ, मैंने दोस्तों को कहा कि भाई के ऊपर हमला हुआ है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं वहाँ से उठा हूँ, मैंने गाड़ी की चाबी पकड़ी और मैं हॉस्पिटल पहुँचा तो रास्ते में मुझे कॉल आ गई एक दोस्त की। उसने कहा जी बलाज भाई दुनिया से जा चुके हैं। बस वो ऐसे लगा जैसे दुनिया खाली हो जाती है इंसान की। अमीर बलाज ने बतौर बिजनेसमैन अपने आबाई कारोबार को आगे बढ़ाया और करोड़ों के कारोबार को अरबों में बदल दिया। बिजनेसमैन के तौर पर मनवाया उन्होंने अपने आप को। और माशाल्लाह ये देखें, ये आपको दिखाएंगे, ये पूरा नया डेरा तैयार किया उन्होंने। फिर टीपू पुहान के टाइम के ऊपर तो ये सिर्फ अड्डा ही था, यहाँ पे सारे स्टोर बने हुए थे और एक पुराना दफ्तर था वो इसी अड्डे के अंदर ही बना हुआ है। एक छोटी सी बिल्डिंग 2-3 मरले की बिल्डिंग थी, लेकिन माशाल्लाह से बलाज भाई ने इतना बड़ा ये डेरा बनाया। इन्हें शौक़ था कि शहर के अंदर लोग मेरे पास आएँ, सियासत हम करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे और उसके लिए यहाँ पे बैठें, देखें अपने बाप का नाम ये बच्चे कैसे रोशन कर रहे हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने DHA में घर भी बनाया, एक फार्म हाउस बनाया। माशाल्लाह से 4-5 गाड़ियाँ नहीं की। ये जो टीपू पुहान का जो विरासत जो छोड़ के गए थे, ये उसके बाद की चीज़ें उन्होंने बनाई हैं, वो अभी तक स्टिल वहीं की वहीं हैं। इस एज में आप बताएं कि इस उम्र के हिस्से में जब इनके वालिद साहब इन्हें दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए, उसके बाद लोगों की औलादें जो हैं ये बेच खाते हैं, कुछ नहीं बचता।
वो हर चीज़ महफूज वहीं की वहीं है। ये उसके बाद इसने खुद से जो बिज़नेस स्टार्ट किए और पूरे पाकिस्तान में अपने जो ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है इसके ऊपर कंट्रोल किया और एक कामयाब बिजनेसमैन होने का सबूत दिया। बड़ी खुशगवार मुलाकातें उनसे रहीं। जब वो घर अपना ये डेरा अपना बनाना जा रहे थे, उससे पहले उन्होंने एक मरतबा मेरी उनसे उनके डेरे पर ही मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पर परिंदे रखूँगा, जिम बनाऊँगा, ये करूँगा, पूल बनाऊँगा। तो उनकी आंखों में बड़े ख्वाब थे। फिर हमने देखा कि उन्होंने जो डेरा अपना बनाया वो बड़ा खूबसूरत और ज़बरदस्त डेरा आबाद किया। वहाँ पे जिम भी था, वहाँ पे एक ज़बरदस्त गैरेज भी था। यानी उनको शानदार गाड़ियाँ रखने का शौक़ था, ट्रैवलिंग का शौकीन आदमी था। अब तक की ताज़ा मालूमात के मुताबिक पुलिस को अमीर बलाज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट वसूल हो चुकी है, जिसके मुताबिक अमीर बलाज के कंधे पर 1 गोली जबकि कमर में 2 गोलियां लगी हैं। मरकजी मुल्ज़म टीफी भट्ट इस वक्त मुल्क में नहीं है, जबकि मुखबरी देने वाला एहसन शाह इस वक्त पुलिस की तहवील में है। अमीर मौसम ने इस केस के हवाले से हमें बताया कि पुलिस की कार्रवाई से हम मुतमईन नहीं हैं। मरकजी मुल्ज़िम को पुलिस पकड़ने में नाकाम साबित हुई है और हमें इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ख़ातीनो हज़रात, ख़ानदानी दुश्मनियों का सिलसिला ज़माना जाहलियत से जारी है। ख़ानदानी दुश्मनियों के ख़ात्मे के लिए कुछ असूलों ज़वाबित होते हैं, मगर अफसोस कोई उन असूलों पर अमल नहीं करता। जब तक ये खुद कन्विंस नहीं होते कि हमने दुश्मनी ख़त्म करती है, पुलिस इसमें कोई रोल प्ले नहीं करती। और पुलिस उसमें ये करती है कि अला अफसरान को चले छोड़ दें, जो नीचे का अमला है वो मुखबर भी बन जाता है उनका, वो पैसे भी खाते हैं उनसे प्रोटोकॉल भी लेते हैं कि जी आज ये मेरा दफ्तर रेनोवेट कर दें, 50 IG साहब के बंदे आ रहे हैं, इनको खाना दे दें, 10 गाड़ियाँ चाहिए। तो ये तो लोग चाहते हैं कि इनकी दुश्मनी चलती रहे और हमें फ़ायदा पहुँचता रहे। तो अगर ये सिंसियर हों तो देखिए, हम कोई मतलब जंगल में नहीं जा रहे यार, एक माशरा है, कानून है और रियासत से बड़ी पावर कोई नहीं। पुलिस अगर चाहे तो मैं कहता हूँ हफ्तों, महीनों क्या दिनों में ये मामला हल हो सकता है, लेकिन पुलिस खुद नहीं चाहती। आम तौर पे पंजाब हो या पाकिस्तान, यहाँ पर सुलह का मतलब ये है कि सुलह करने के बाद अपने दुश्मन को कमज़ोर करके, और जब वो बेपरवाह और लापरवाह हो चुका है तब उसे मार दिया जाता है। तो यहाँ पर तो ये है कि उस सुलह में कोई इदारा इन्वॉल्व हो तो शायद उस सुलह को कंसीडर किया जाए कि वो सुलह ठीक है। अदरवाइज़ पाकिस्तान में, पंजाब में सुलह कत्ल वगैरह के बाद थोड़ी नामुमकिन सी लगती है। अमीर बलाज ने भी कोशिश की कि वो एक आज़ाद और पुरफ़िज़ा ज़िंदगी गुजारे और ख़ानदानी दुश्मनियों का ख़ात्मा करे, और कई दुश्मनियाँ उसने ख़त्म की भी, मगर अफसोस वो एक दुश्मनी को ख़त्म ना कर सका और मौत के घाट उतार दिया गया। पहले सुलह हुई कैसर भट्ट, सोहेल शौकत भट्ट और अमीर बलाज टीपू और इन 4 घरानों के दरमियान में वो सुलह बरकरार रही, बल्कि उसके बाद इसमें बड़ी गर्मजोशी नज़र आई। अगर आप देखें तो आपको कैसर भट्ट, इसरार भट्ट, इनके अभी आपको इर्द गिर्द नज़र आएंगे। सोहेल शौकत भट्ट का बड़ा अच्छा ताल्लुक़ हो गया। यानी ये दुश्मनी के बाद जो सुलह हुई उसके बाद एक दोस्ती का एक डिफरेंट फेज़ था। ये शहर किसका, सिर्फ एक जुमले ने 4 नस्लों को ख़त्म कर दिया और कई माओं की गोद उजाड़ दी। हमारी पुलिस ख़ानदानी दुश्मनियों के ख़ात्मे के लिए कोई खातिर खा इक़दाम नहीं कर रही है। या तो वो ताकतवर के साथ खड़ी होती है या वो खामोश तमाशाई बन जाती है। अब क्या अमीर बलाज और टीपू ट्रक्का वाला के ख़ानदान को इंसाफ मिलेगा? क्या ये ख़ानदानी दुश्मनी ख़त्म होगी? इसका फ़ैसला आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा।